हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन एकेडमी। आज हम क्लास 6 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जानेंगे, विविधता एंड भेदभाव। इससे पहले हमने पहले चैप्टर के अंदर विविधता को समझा था, डाइवर्सिटी को समझा था कि विविधता रियलिटी में है क्या। अब इस चैप्टर के अंदर हम विविधता और उससे होने वाले जो भेदभाव है, जो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में विविधता के उदाहरण। भारत के अंदर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं विविधता के, डाइवर्सिटी के। दुनिया के अंदर प्रमुख 8 धर्म है। दुनिया के अंदर प्रमुख 8 धर्म है और उन 8 धर्मों को मानने वाले अनुयायी, मतलब उन 8 धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, वो सारे के सारे भारत में पाए जाते हैं। भारत में 100 से 1600 से अधिक भाषाएं हैं। 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, लैंग्वेज, और उनसे अधिक बोलियां हैं। उनसे अधिक लोकल लैंग्वेज है। और भारत में 100 से अधिक प्रकार के नृत्य हैं, मतलब 100 से ज़्यादा डांस किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। और भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न क्षेत्र की विभिन्न शैलियाँ देखने को मिलती है। इसमें ये बताया गया है कि जो भारत है, भारत पूरी दुनिया के अंदर 8 मुख्य धर्म है, और उन 8 धर्मों को मानने वाले सारे लोग, उनकी मान्यता रखने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब भारत के अंदर रहते हैं और अनुयायी है। भारत के अंदर 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर हर 1 किलोमीटर के बाद भाषा और पानी दोनों चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ पर 100 से अधिक डांस हैं, नृत्य हैं। और भारत के विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्र के अंदर, अलग अलग भाग में, अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शैलियाँ होती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती रहती है। यही हमारे यहाँ की विभिन्नता को दर्शाता है। अब हम जानेंगे पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? जब कोई किसी के बारे में पहले से ही कोई नकारात्मक धारणा बना लेता है, तो ऐसी सोच को पूर्वाग्रह कहते हैं। जब हम किसी के लिए पहले से ही अपने दिमाग के अंदर कोई नकारात्मक विचार या नकारात्मक धारणा लेते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, हमने कोई चीज़ ऑर्डर कर दी, और हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई एक बनिया है, मतलब अलग अलग कास्ट के हैं, तो हम बनिए से नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे मन में पहले से ही धारणा बना रखी, ये तो बनिया है, ये लालची होता है, ये कंजूस होता है, ये पैसे पे नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए पहले से ही कोई धारणा बनी होती है। ऐसी एक शहर और एक ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र वाले शहर वालों को ये सोचते हैं, ये आलसी होते हैं, 24 घंटे बैठे रहते हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं होता, लेट उठते हैं, इनको मतलब बहुत आलसी होते हैं ये। और शहर वाले ग्रामीण वालों के लिए क्या सोच रखते हैं कि ये अनपढ़ जवाल जाहिल होते हैं, इनको कोई काम नहीं है, इनके मतलब कैसा कल्चर अपना रखा है, पुराने तौर तरीके से जीते हैं। तो ये जितनी भी नकारात्मक धारणा है जो हम पहले से ही किसी के प्रति बना लेते हैं, वो सब पूर्वाग्रह कहलाती है। हम अक्सर अपने से विभिन्न दिखने वाले लोगों के प्रति कोई ना कोई पूर्वाग्रह बनाते हैं। जो हमसे भिन्न दिखने वाला, थोड़ा सा अलग है, जैसे कि हम साउथ की तरफ दिख जाएं, तो वो लुंगी और वो शर्ट पहनते हैं और टीका वीका लगाते हैं, तो हम उनके लिए पहले से ही कोई गलत धारणा बना लेते हैं, कैसा है मतलब। और हम थोड़ा मतलब जितनी भी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से डाइवर्सिटी की करें हम, तो उसके हिसाब से हम पहले से ही किसी के लिए गलत धारणा बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम नेपाल की तरफ जाएं, तो वहाँ नेपाली लोग हैं, तो हम उनको, बहुत सारे लोग उनको चीनी वीनी करके चिढ़ाते हैं, तो ऐस और लगता है कि वो हमसे बात नहीं करेंगे, तो हम ये पहले से कोई गलत धारणा बना लेते हैं उनको जाने बिना। इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। और रूढ़िवादी धारणा क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति को एक छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पहले से कोई धारणा पाल लेते हैं, तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। रूढ़िवादी धारणा ये होती है, मतलब किसी चीज़ के लिए उसे दबाव डालना कि आप सिर्फ यही काम करोगे, आपका यही काम है। अब पुरानी परंपरा को चलाते हुए आना, उसी को रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। रूढ़िवादी धारणा के अंदर भी एक छवि बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं कि आपका यही वर्क है, समाज के अंदर यही स्टेटस है, और इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ये सब रूढ़िवादी धारणा। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिया है। लड़के और लड़की में भेदभाव करते हुए, डिस्क्रिमिनेशन करते हुए। तो हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर आदर्श लड़की किसे कहा जाता है? हमारी सोसाइटी के अंदर आदर्श लड़की कौन कहलाती है? तो ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए,
सबकी बात माननी चाहिए, लड़कियों को संगीत चित्रकला में रुचि लेनी चाहिए, लड़कियों को बात बात पर रो देती हैं, लड़कियों के लिए जरूरी है कि वह खाना बनाए, सफाई करे और घर का कामकाज करना सीखे। जो लड़की है तो आदर्श लड़की, रिस्पेक्टफुल लड़की किसे माना जाता है? जो आदर्श लड़की होती है तो आदर्श लड़की उसको माना जाता है जो धीमी आवाज में बात करे, बात करनी चाहे तो एक तो धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और सबकी बात माने। जो धीमी आवाज में बात करे, सबकी बात माने, संगीत और चित्रकला जैसे काम करे, इस चीज़ों में इंटरेस्ट ले, और जो बार बार बात बात पर रोए, और जो घर की साफ सफाई करे, खाना बनाए, घर का सारा काम करे, उन हमारे समाज के अंदर उस लड़की को आदर्श लड़की माना जाता है, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी होती है। ये भेदभाव देखो कैसे करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। ऐसी एक आदर्श लड़के की दी है कि रिस्पेक्ट, आदर्श लड़का कौन है? जो दूसरों की रिस्पेक्ट करे। तो आदर्श लड़का किसे कहते हैं? तो जो नटखट हो और गुस्सेल हो, लड़कों के मन खेलकूद और भागदौड़ से अधिक लगता है। लड़कों को रोना नहीं चाहिए क्योंकि रोते तो कमजोरी की निशानी है। बड़े होकर पैसा कमाना होता है और परिवार की जिम्मेदारी होती है। ये लिंग पर आधारित रूढ़िवादी धारणाओं के साथ साथ हमें धर्म, जाति, मूल स्थान के आधार पर भी रूढ़िवादी धारणा देखने को मिलती है। अब हमारी सोसाइटी के अंदर रूढ़िवादी धारणा लड़के के लिए कैसे पैदा की गई है? इसके अंतर्गत लड़के को नटखट होना चाहिए, गुस्सेल होता है। लड़के को, जो लड़के का मन है वो खेलकूद और भागदौड़ जैसी मतलब फिजिकली चीज़ें उसके अंदर अधिक लगता है। लड़के को रोना नहीं चाहिए। अगर कोई लड़का रोता है तो वो उसकी कमजोरी की निशानी है। लड़कों को रोना नहीं चाहिए। ये आपने बहुत बार समाज में सुना होगा, कितनी बार सुना होगा कि लड़के रोते नहीं है, लड़के नहीं रोते, क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है? तो ये सब समाज की हमारी गलत धारणाएं। लड़कों को रोना नहीं चाहिए क्योंकि ये इनकी कमजोरी की निशानी है। बड़े होकर पैसे कमाना, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि तू घर का बड़ा बेटा है या तू घर का लड़का है तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे परिवार को पाले। बड़े होकर पैसे कमाना होता है और परिवार की सारी जिम्मेदारी, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी ड्यूटी है, वो सारी लड़के पर होती है। ये जेंडर पर आधारित होता है, लिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो लड़के हैं वो खाली पैसा कमाने के लिए और घर की जिम्मेदारियों के लिए बने हैं, और जो लड़कियां हैं वो घर का काम करने के लिए और छोटे मोटे काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर का जितना भी काम है वो करने के लिए बनी है। ये सब जातिवाद पे, धर्म के आधार पर और स्थान के आधार पर अलग अलग होता है। ये सब हमें धर्म, जाति और मूल स्थान के आधार पर रूढ़िवादी धारणा देखने को मिलेगी। मतलब अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न द्वारा ये हमारे को जानने को मिलेगा। ऐसी एक एग्जाम्पल लिया हमने मुसलमानों का, मुस्लिम। तो मुसलमानों के अंदर भी एक रूढ़िवादी धारणा है। उसमें क्या होती है वह लड़कियों को पढ़ाने के लिए रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्याय ये दिखा रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका महत्वपूर्ण कारण है। जो मुस्लिम रिलीजन है उसके अंदर आमतौर पर क्या होता है, जो मुसलमानी बेटी होती है उनको स्कूल नहीं भेजा जाता। अगर भेजा भी जाता तो 8वीं या 10वीं क्लास के अंदर स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। तो ये इनकी धारणा होती है कि बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, और उनको पढ़ाने में इनकी कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, रुचि नहीं होती है। और इनकी जो गरीबी का मुख्य कारण है, चैप्टर ये बताता है कि जो इनकी गरीबी का मुख्य कारण है वो और कुछ है, लेकिन असली में मुख्य कारण यही है कि क्योंकि मुसलमानों के ज़्यादातर जो बेटे या बेटियां होती है वो अशिक्षित होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको स्कूल नहीं पढ़ाया जाता। हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में सामने आती है। जितना भी समाज है, हर सोसाइटी है, हर सोसाइटी के अंदर अलग अलग रूप के अंदर अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी, विविधता हमारे सामने आती है। मुसलमान के अंदर अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है, हिंदुओं के अंदर अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है। इस प्रकार से हमारे को डाइवर्सिटी दिखती है। और सामाजिक विभाजन, जो सामाजिक विभाजन होता है सोसाइटी के अंदर, तो वो कैसे होता है? तो अधिकतर सामाजिक विभाजन जन्म के आधार पर होता है कि उसकी बर्थ कहाँ पर हुई है, बर्थ पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं है, मिसप्रिंट हो गया, चुनना है। अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय में हो जाता है,
कि हमारा जन्म उस समुदाय के परिवार में हुआ है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम किसी समाज के सदस्य हैं? तो ये हमारे वश में नहीं होता कि हम किस समाज के सदस्य हैं। ये हमारे जन्म के आधार पर होता है। जिस जिस भी समुदाय के अंदर हमारा जन्म हुआ है, जिस भी जाति के अंदर हमारा जन्म हुआ है और जिस भी समुदाय के परिवार में हमारा जन्म हुआ है, तो हम उस समाज, उस समुदाय या उस जाति या उस धर्म के सदस्य बन जाते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम किस धर्म जाति के सदस्य बने। इस प्रकार से सामाजिक विभाजन अधिकृत, समाज के विभाजन ज़्यादातर जन्म के आधार पर होता है। सामान्य तौर पर हमारे समुदाय में चुनना हमारे वश में नहीं है कि हमारा समुदाय कौन सा होगा। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य होते हैं। हम इस प्रकार से किसी खास समुदाय के सदस्य बन जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय में हुआ है और हम उस समुदाय के परिवार के सदस्य हैं। समानता के लिए संघर्ष। तो समानता के लिए संघर्ष, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। क्या हुआ, जब हमारा देश गुलामी कर रहा था अंग्रेजों की, तो हमारे देश के अंदर आज़ाद होने के लिए कई सारी लड़ाई लड़ी गई, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी प्रकार के धर्म लिंग वाले लोग थे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करी और अपनी अनेकता को एकता दिखाया। तो ब्रिटिश शासन से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उससे आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के लोग जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए भी उन्होंने उसके अंदर संघर्ष किया। जो हमारे देश के दलित औरतें हैं, जनजातियां हैं और लोग और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके लिए उन्होंने लड़ाई करी। जो हमारे देश की जितनी भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, औरतें हैं, जनजातियां हैं, एसटी हैं, उन लोगों ने जो भी अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि उनके साथ किस प्रकार से समाज के अंदर दुष्ट व्यवहार किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, भेदभाव किया जाता है, उनका एक एक्सपीरियंस लेके उन्होंने एक लड़ाई लड़ी कि हमारे को भी इक्वालिटी, समानता का अधिकार दें। ऐसी एक डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष के साथ हुई थी, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। तो उनके साथ क्या हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं छोटी सी कहानी बता देता हूँ आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनका क्या हुआ था, ये एक बार अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने भाई के साथ कोट वोट पहन के, छोटे से थे, तो एक बार अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने भाई के साथ कोट वोट पहन के ये गांव जा रहे थे। तो जिस तरीके से इन्होंने कपड़े पहन रखे थे, तो जो रेलवे का टीसी था, उन्होंने उसको देखा, तो उन्होंने सोचा ये कोई ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं दोनों भाई, और ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर और उनके बड़े भाई के साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार किया और इनसे पूछा आप कहाँ जा रहे थे। इन्होंने बताया कि हम अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं। तो जब इन्होंने बताया कि मैं महार जाति से बिलोंग करता हूँ, और तो जैसे ही उनको पता लगा कि ये महार जाति से बिलोंग करते हैं, तो वो हक्का बक्का से रह गए और वो एकदम से इनसे दूर हो गए। तो इस घृणा को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत बुरा लगा। पता नहीं ये बात कैसे पूरी जगह पर फैल गई कि ये महार जाति से बिलोंग करते हैं। आसपास के, तो रेल जब तक आई नहीं थी, तो इन्होंने आसपास के जितने भी रिक्शे वाले या जो भी परिवहन था, उनसे पूछा कि आप हमारे गांव तक हमारे को छोड़ देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये महार जाति से बिलोंग करते थे, और इन्होंने कहा चाहे आप हमारे से डबल पैसे ले लीजिए, लेकिन हमारे को हमारे गांव तक छोड़ दीजिए, रात बहुत हो गई है, पता नहीं पिताजी का गाड़ी वाला आएगा नहीं आएगा। लेकिन इनकी महार जाति होने की वजह से, ये महार जाति के व्यक्ति थे, इस मारे इनको कहीं पर भी सवारी नहीं मिली और ना ही कोई संसाधन मिला अपने घर जाने के लिए। तो इन चीज़ों का अनुभव करते हुए इन्होंने संविधान के अंदर मौलिक अधिकार लेके आए, जिसके अंदर इन्होंने समानता का अधिकार भी दिया। 6 मौलिक अधिकार दिए थे। और ये जब
इनके साथ ऐसी दुर्व्यवहार हुआ, ऐसी घटना घटी, तो जब इनकी उम्र केवल 9 साल की थी और महाराष्ट्र के अंदर महार जाति को नीची जाति माना जाता था। तो ये चीज़ हमारे देश के ऐसी नहीं कि सबके साथ आम बात है, ये हमारे देश के महान पुरुषों के साथ भी हुई है। इनका ही विरोध करने के लिए उन्होंने संविधान के अंदर ऐसे ऐसे अधिकार दिए हैं। बहुत सारे दलित एवं संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष करें। बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ, जो दलित थे, अनुसूचित जनजाति या नीची जाति के थे, उनको मंदिर में आने की अनुमति नहीं होती थी। तो मंदिर में आने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई करी। महिलाओं ने डिमांड करी कि जितनी इक्वालिटी, जितनी शिक्षा, जितनी एजुकेशन पुरुषों को दी जाती है उतनी हमारे को भी दी जाए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदार और उनकी ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। जो जमींदार होते थे, पट्टेदार होते थे, वो किसानों और दलितों को अपने पैसे उधार देकर ब्याज की जाल में फंसा लेते थे, तो उनसे निकलने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अब हम जानेंगे सामाजिक विभिन्न इन लोगों में बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होता है। जब ज़्यादातर क्या होता है, जो सामाजिक लोग होते हैं, समाज होता है, हमारी सोसाइटी होती है, उसके अंदर जो विभिन्नता होती है, तो विभिन्नता के कारण कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे बंटवारे, मतलब हमारे समाज को बंटवारे में बांट देते हैं। लेकिन ये विभिन्नता कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है, और कई बार ये लोगों के मतलब एक विभिन्नता ये पॉइजन का काम भी करती है और खाने का भी काम करती है। विभिन्नता क्या करती है, कभी कभार हमारे समाज को बांट देती है और कभी कभार इसको जोड़ लेती है, पुल का काम करती है, मतलब एक पुल को, एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ती है। ये हमारे समाज के अंदर होता है, विभिन्नता ऐसा करती है। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानता और असमानता का अनुभव करते हैं। जितने भी समाज के लोग हैं वो अपनी समानता और असमानता का अनुभव करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक समानता नहीं मिली है, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, और ऐसी बहुत सारी दुर्घटना घटित होती है जो लोगों के साथ ज़्यादा होती है, लेकिन वो उसके बारे में आवाज़ नहीं उठा पाते। ऐसी हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण नेता, जिसके अंदर उन्होंने संविधान निर्माता हैं, तो संविधान निर्माता के अंदर उन्होंने दिया है, संविधान पुस्तक के अंदर कुछ उन्होंने एक चीज़ दी थी, मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। संविधान के लेखकों ने ये भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना, सामान्य सुनिश्चित करना में महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपनी भाषा बोलनी चाहिए, अपने त्यौहार मनाने चाहिए, अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त मतलब रिप्रेजेंट करना चाहिए, अपनी बात धरनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्मों का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान बनाते हुए सारी ध्यान रखा कि हम किसी भी धर्म की आलोचना ना करें और किसी भी धर्म के पक्ष में ना हो। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और सभी हर किसी के धर्म का पालन करें, किसी के भी धर्म को गलत ना कहे, सभी अपने अपने त्यौहार बनाएं और एक दूसरे के त्यौहार में भी शामिल हो। यही हमारे देश के अंदर एक भेदभाव को दूर कर सकता है, और इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी हम एकजुट होकर रहते हैं। ये हमारे देश की संविधान निर्माताओं की एक इच्छा थी, जो साकार भी है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। पूरी दुनिया के अंदर सारा डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के अंदर पहले होती थी, अब नहीं होती है। डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन फिर भी हम एकजुट होकर रहते हैं। और ये आप बहुत बार देखा होगा हमारी डाइवर्सिटी कैसी है। हम लोग जब भी कोई ऐसी दुर्घटना या घटित होती है, कोई अच्छा होता है, तो पूरा देश एक होके अपने देश के साथ खड़ा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।